हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। इधर नीचे हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया था। शोभित, सुधांशु, रुद्र और चार्ली एक तरफ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ अदिति, ध्रुव, फलक और लीजा बैठे हुए थे। सभी लड़कों ने एक जैसा पीले रंग की धोती पहनी हुई थी, ऊपर से नगद थे, और सारी लड़कियों ने क्रॉप टॉप लहंगा पहना था जिसमें सब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रचना, निर्जला, पल्लवी जी, दादी, सावित्री सभी आकर उन्हें हल्दी लगाते हैं। उसके बाद रिद्धिमा, महक, वैशाली, नित्या, मीरा, माही, वर्षा भी आ जाते हैं हल्दी लगाने के लिए, जिसे देखते हुए अदिति अपनी जगह से उठने लगी। ये देखकर रचना उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम कहाँ? अदिति रचना की बात पर सुधांशु, रुद्र और चार्ली की तरफ इशारा करते उन्हें हल्दी लगाना है मुझे। रचना अदिति की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, तुम अभी दुल्हन हो, इसलिए चुपचाप बैठो अपनी जगह पर, तुम्हें भी हल्दी लगेंगे। जिसे सुनकर अदिति छोटा सा मुंह बनाकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। वही चार्ली लीजा की तरफ देखते हुए उसे आंख मारता है तो लीजा उसे हल्दी की तरफ इशारा कर देती है। डेविड उन लोगों के इशारे को देखते हुए वहां पर खड़े चित्रांग, अमृत, मृत्युंजय, ऋतिक, विकल्प, विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बहन सच में शादी कर रही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यह सुनकर विकल्प डेविड के बाजू पर बहुत जोर से चिमटी काटता है, जिससे डेविड चिल्ला उठता है। डेविड के चिल्लाने के कारण सभी उसकी तरफ देखने लगे और डेविड अपने बाजू को मलते हुए गुस्से में विकल्प को घूरते हुए बोला, मुझे क्यों चिमटी काटी? यकीन दिलाने के लिए। यकीन नहीं हो रहा था ना कि आपकी बहन की शादी हो रही है, तो बस यकीन दिला रहा था। विकल्प ने सीधा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर डेविड विकल्प को घूरते हुए बोला, बताकर चिमटी काटना था ना, कितना दर्द कर रहा है? ये कहते हुए डेविड अजीब अजीब मुंह बनाते हुए अपने कंधे को सहला रहा था जब विकल्प इधर उधर देखते हुए बोला, वापी कहाँ है? विक्रम विकल्प के सवाल पर अपने बेटे आरव को पकड़े हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे भी नहीं दिखा। सुबह के टाइम पर मैंने उसे और रिया को रेडी होकर बाहर जाते हुए देखा था, अभी तक वापस नहीं आया है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना फ़ोन निकालकर विप्लो को कॉल करने लगा, जिसे देखकर अमृत बोला, तू किसे फ़ोन कर रहा है? वापी को। मृत्युंजय ने सिंपल सा जवाब, जिसे सुन अमृत उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, वो छोटा बच्चा नहीं है, अपना ख्याल रख सकता है। मृत्युंजय अमृत की बात पर उसके हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए बोला, मेरे लिए बच्चा ही है। इतना कहकर मृत्युंजय विप्लो को कॉल करता है। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से विप्लो कॉल अटेंड करते हुए बोला, यश ब्रो, कहाँ हो तुम? घर का फंक्शन छोड़कर कहाँ घूम रहे हो तुम? मृत्युंजय ने सख्त आवाज़ में पूछा, जिसे सुनकर विप्लो दूसरी तरफ से आराम से बोला, मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं बस घर में शादी हो रही है और तुम्हें काम करना है। मृत्युंजय ने विप्लो के बात को बीच में काट कर कहा, जिस पर विप्लो कुछ कहता उससे पहले मृत्युंजय फिर से बोला, आई डोंट केयर कि तुम कौन से इम्पोर्टेंट काम के लिए गए हो, लेकिन 15 मिनट के अंदर तो मुझे मैरिज हॉल में चाहिए हो, समझे? इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है। मृत्युंजय के कॉल कट करने पर के बाद डेविड इधर उधर देखते हुए बोला, राघव शादी में नहीं आया? मृत्युंजय डेविड के सवाल पर अपने कंधे चढ़ाते हुए बोला, आई डोंट नो व्हाई, मैंने उसे इनवाइट किया था और कल रात को कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा। डेविड मृत्युंजय की बात पर थोड़ा सोचते हुए बोला, कहीं उसे कोई ज़रूरी काम तो नहीं आ गया? अमृत उन दोनों की बात सुनकर बोला, क्या पता वो बेंगलुरु राव हाउस गया हो, और तुम लोगों को पता है ना वो कहाँ वहाँ जाता है, फिर उसकी माँ उसे 1 महीने से पहले आने नहीं देती। अमृत के बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए, हाँ मैं समझ गया, लेकिन फिर भी बताना चाहिए ना कि वो है कहाँ? अमृत मृत्युंजय के बाद तो अपना फ़ोन निकालते हुए मिला, मैं अभी पता लगा लेता हूँ। इतना कहकर अमृत राघव को कॉल करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से राघव उसका कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, जिसे देखते हुए अमृत थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, ये फ़ोन उठा क्यों ना रहा है? जिसे सुनकर विकल्प अपना फ़ोन निकालते हुए अमृत से बोला, मैं उसकी वाइफ को फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर विकल्प आरती को कॉल लगा देता है, जिससे कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से आरती कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो। आरती की आवाज़ सुनकर विकल्प जल्दी से बोला, हेलो आरती, राघव भैया कहाँ हैं? फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जिसे सुनकर दूसरी तरफ से आरती बोली,
वो माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं सोनाली और राघव जी बेंगलोर आए हुए हैं। ये सुनकर विकल्प थोड़ा परेशान होकर बोला, अब उनकी हालत कैसी है, क्या हुआ है उन्हें? आरती विकल्प की बात सुनकर बोले, वॉशरूम में फिसल गई, जिसके कारण उनका राइट पैर में फ्रैक्चर आ गया है और हम उन्हें अकेले घर में नहीं छोड़ सकते, इसलिए यहाँ बस आना पड़ा। जब उनकी हालत ठीक है, वे सुनकर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैंने बस यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। आंटी का अच्छे से ख्याल रखना और टाइम मिलेगा तो हम उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। राघव भैया से कहना एक बार भाई के कॉल कर ले। आरती विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले हाँ, और बनी के साथ फलक दीदी की कांग्रेचुलेशंस कहना उनकी शादी के लिए। जब मुंबई आऊँगी ना, तब पक्का उनकी शादी की गिफ्ट उन्हें दूंगी। आरती की बात पर विकल्प मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता है और ओके कहकर कॉल कट कर देता है। विकल्प के कॉल कट करने के बाद मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? मृत्युंजय के सवाल पर विकल्प उन लोगों की तरफ देखते हुए, राघव भैया के मॉम का पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए वो लोग पूरी फैमिली उनकी देखभाल के लिए बेंगलुरु गए हुए हैं, फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? मृत्युंजय के इतना कहते हैं उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसे राघव कॉल कर रहा था, जिसे देखकर मृत्युंजय के फोटो पर मुस्कान आ गई और वो कॉल अटेंड करते हुए दूसरी तरफ जाते हुए बोला, नवाबजादे को टाइम मिल गया। जाते हुए मृत्युंजय को देखकर डेविड राघव के लिए प्रे करते हुए बोला, गलती कर दी लड़के ने फ़ोन करके। जिसे सुनकर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, सही कहा, अब बेवजह क्लास लगेगी उसकी। ऋतिक चुपचाप खड़ा अपने फ़ोन में लगा हुआ था, जिसे देखते हुए विक्रम उसके फ़ोन में झांकते हुए बोला, इसके अंदर तुमने ऑनलाइन गर्लफ्रेंड छुपा कर रखी है क्या? दिन भर उंगली घुसाते रहते हैं। ऋतिक विक्रम की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, उंगली नहीं घुसाता, इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। जो पैसे बचे होते हैं उन्हें और फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा था। इतना कहकर ऋतिक अपना फ़ोन पॉकेट में रख लेता है और इधर उधर देखने लगता है, जिसे देखते हुए विक्रम कहता है, अब किसे ढूंढ रहे हो? मेरी बीवी को, जो वहाँ बैठी है। ऋतिक ने हल्दी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, जिसे देखकर विक्रम मुंह बना लेता और ऋतिक प्रकृति के पास आकर कहता, तुम चुपचाप बैठे क्यों हो? ऋतिक के सवाल पर प्रकृति, जो कि हल्दी को देख रहे थे, उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मैं डांस नहीं कर सकती। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिला देता है तो प्रकृति अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते, मेरा फ़ोन मैंने तुम्हें दिया था ना, तो मुझे दीदी को फ़ोन करना है। ऋतिक प्रकृति के बाद अपना सर नहीं महिलाकर, तुम्हारी बहन का कल एग्जाम है ना, इसलिए वो तैयारी कर रही है, डिस्टर्ब करना बंद करो। ऋतिक के बाद प्रकृति मुंह बनाते हुए, अचानक उन्हें एसएससी करने की कौन सी सूल मची है? ऋतिक प्रकृति के बाद अपना सर नहीं महिलाते हुए, ये तुम्हारी बहन जाने क्योंकि तुम लोगों का परिवार है थोड़ा अजीब है। प्राकृतिक ऋतिक के बाद अपनी आंखें छोटी कर, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा परिवार थोड़ा अजीब है? तुम्हें लगता है कि हमारे ऊपर का माला ऊपर से पूरा खाली है? जिसे सुनकर ऋतिक अपना सर नहीं महिला, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम्हें लगता है, तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। प्राकृतिक ऋतिक के बाद उसे घूरते हुए, देखो ऋतिक, पहले बच्चे आने दो, फिर देखूंगा अच्छे से। आफ्टर लॉन्ग टाइम उन दोनों का रोमांस नहीं किया। ऋतिक ने प्रकृति के बात को बीच में कर, जिसे सुनकर प्रकृति के गाल लाल हो गए और उसे इग्नोर करते हुए जाकर सब लोगों के साथ हल्दी खेलने। जिसे जाता हुआ देखकर ऋतिक हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहीं राशि धीरे धीरे चलते हुए अपने मुट्ठी में हल्दी भरे हुए आकर शोभित के गाल पर हल्दी लगाते हुए, मामू। राशि के हल्दी लगाने पर शोभित मुस्कुराते हुए अपने गोद में लेकर बोला, तुम मेरी भांजी को मुझे हल्दी लगाना है? ये कहते हुए शोभित राशि के हाथ को पकड़कर उसके हाथ में पकड़ी हल्दी को अपने गाल पर अच्छे से लगा देता है और अपने गाल को राशि के गाल पर टच करते हुए कहता है, आपको भी हल्दी? राशि शोभित के हल्दी लगाने पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और सुधांशु की तरफ हाथ बढ़ाने लगी, जिस पर सुधांशु उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ की हल्दी को अपने गाल पर लगाते हुए, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। राशि सुधांशु के बाद से मुस्कुराते उसके गाल पर हल्दी लगा देती है और रुद्रा चार्ली के साथ वही कर। जब सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं, भार्गवी का भी वैदिक अपने साथ ले आया था। दीपांजलि, जो कि कल थोड़ी इनसिक्योर थी, अब थोड़ी नॉर्मल लग रही थी, उन सब लोगों को हल्दी लगाने के बाद भार्गवी सुधांशु के गाल पर हल्दी लगाते हुए, आपकी ब्राइड कौन है? वैदिक भार्गवी के बाद सुनकर वहाँ पर बैठे ध्रुवी के इशारा करते हुए, वो मेरी दीदी भार्गवी। वैदिक के बाद अपना सिर हिलाते हुए सुधांशु के बाद शोभित की तरफ देखते हुए, आपकी ब्राइड कौन है? शोभित भार्गवी के सवाल पर अदिति की तरफ इशारा करते, वो मेरी होने वाली वाइफ है। भार्गवी शोभित के बाद अपना सिर हिला
देती है और रुद्रा चार्ली से नहीं पूछता, जिस पर रुद्रा कहता है मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हो। रुद्रा के सवाल पर भार्गवी से फलक की तरफ इशारा करते हुए वो आपकी ब्राइड है, मुझे पता है। जिसे सुनकर रुद्र कंफ्यूज होते बोले तुम्हें कौन कैसे पता कि वो मेरी ब्राइड है। भार्गवी रुद्र की बात में अपने माथे पर हाथ रखकर अपना सर नहीं हिलाकर, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, आप लोग एक बार मेरे पापा के आइसक्रीम पार्लर आए थे, मैंने देखा था आप दोनों को। जिसे सुनकर रुद्रा अपना सर हिलाते बोले सच में तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है, मुझे भी याद नहीं था। भार्गवी रुद्र की बात पर अपना सिर हिलाते थे और टाइम की तरफ देखते हुए वैदिक से कहती है मैं पापा के पास जा रही हूँ। इतना कहकर भार्गवी जल्दी से डरते हुए मैरिज हॉल से कैटरिंग की तरफ चली जाती उसके जाने के बाद सभी लोग फिर से हल्दी खेलने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ से माही पीछे जाकर चित्रांग के गाल पर हल्दी लगा देती है तो चित्रांग एकदम से पीछे हो जाती, जिसे माही संभालने और गिरने लगती है तो चित्रांग उसे कमर से पकड़ लेता है। माही गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, जिसे देखते हुए चित्रांग हल्का सा मुस्कुराकर झुककर अपने गाल में लगे हल्दी माही को गाल में लगाते हुए कहता, देखा हल्दी लगाकर भागना चाहती थी, मेरी बाहों में आकर गिर गई। चित्रांग के बाद सुनकर माही आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने के बाद ठीक से खड़ी हो उसे खुद से दूर करते हुए सभी देख रहे हैं, अच्छी छोरे की तरह हरकतें करना बंद। इतना कहकर माही वहां से जाने लगी, जिसे देखकर चित्रांग उसके दुपट्टे को पकड़ते, इतनी भी क्या जल्दी है। जिसे देखकर माही अपने गले पर हाथ रख दुपट्टे को बचा सर घुमाकर चित्रांग से बोले, अब आप सच में मवाली बवाली हरकत कर रहे हो। माही के बाद पर चित्रांग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और माही सीधा चित्रांग के सीने से जा लगती है तो चित्रांग उसके ठुड्डी पर हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, हाय मैम तुम्हारी सुंदरता लाई जाऊंगा। ये सुनकर माही हल्का सा मुस्कुरा कर चित्रांग से दूर कि गल है जनाब, तुहरा मुड़ा बखरा लगता। चित्रांग माही के बाद अपना सिर हिलाता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें देखते ही मूड रोमांटिक हो जाता है। राजीव उन दोनों की बातों को सुनता, मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम दोनों प्यार भरी बातें करते रहो। इतना कहकर राजीव अपने कदम रिद्धिमा की तरफ बढ़ा देता है, जो कि रिद्धिम को हल्दी लगा रहे थे और रिद्धिम नाक से को रा रहा था। पीछे से राजीव रिद्धिमा के गालों पर हल्दी, मेरा बेटा मना कर रहा है फिर भी क्यों लगा रही हो। राजीव के बाद रिद्धिमा सर घुमाकर उसकी तरफ देख और अपने मेरे गाल पर हल्दी क्यों लगाया। राजीव रिद्धिमा के बाद रिद्धिम को अपनी गोद में उठाकर उसके गाल पर लगे हल्दी को साफ, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को हल्दी लगाई इसलिए मैंने तुम्हें हल्दी लगाई। अच्छा जी, तो पिताश्री अपने सुपुत्र का बदला ले रहे हैं उनकी माता से। रिद्धिमा ने आंखें चढ़ाते, जिसके जवाब में राजीव रिद्धिमा के एक हाथ से उसके कमर को अपने पास खींच लेता है तो रिद्धिमा सीधा उसके सीने से। रिद्धिमा हैरानी से राजीव की तरफ देखते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर, अक्ल घुटने में आ गई है क्या। रिद्धिमा के बात सुनकर राजीव आंखें रोल करते हुए, अजीब प्राणी हो यार, तुम कभी भी रोमांटिक होने नहीं देते। रिद्धिमा राजीव की बात सुनकर उसके गले पर पीछ करते बोले, बेडरूम में तो रोमांटिक होने उसमें मौत आती है, यहाँ पर पब्लिक प्लेस में रोमांस करने में सोच रहे हो। जिसे सुनकर राजीव छोटा सा मुंह बना लेता है। जब अव्यक्त वहाँ पर दौड़ते हुए जाकर राजीव के सामने खड़ा हो चिल्लाते हुए कहता, रिद्धिमा नीचे। राजीव अव्यक्त की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, क्यों। अव्यक्त राजीव को इग्नोर कर रिद्धिम की तरफ देखकर बोला, रिद्धिम नीचे। जिसे सुनकर रिद्धिम राजीव की तरफ देखते हुए डैड नीचे। राजीव रिद्धिम की बात पर उसे नीचे उतर कर अव्यक्त की तरफ देखते हुए, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बेटे को। अव्यक्त राजीव के सवाल पर रिद्धिम के हाथ को पकड़ क्षमिति मानने। इतना कहकर अव्यक्त रिद्धिम को ले जाने लगा, जिसे देखकर रिद्धिम रुकते हुए, मैं नहीं जाऊंगा। अव्यक्त रिद्धिम की बात सुनकर सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए आंखें चढ़ाकर, वाई क्षमिति मानने नहीं जाऊंगा। रिद्धिम ने सीधा सा जहा, जिसे सुनकर अव्यक्त उनके हाथ को पकड़ उसे अपनी पूरी ताकत से खींचते हुए बोला, चलो। इतना कहते हुए अव्यक्त रिद्धिम को खींचकर समृद्धि के पास ले आता और उसे राजीव निराशा भरी आंखों से उन्हें जाता हुआ देखने लगा। इधर अव्यक्त समृद्धि के पास आकर उसे घूरते बोले, समिति आइसक्रीम। समृद्धि उसके हाथ में 2 कटोरी आइसक्रीम थे, दोनों के पीछे छुपाते हुए, नो ना देना। ये सुनकर अव्यक्त रिद्धिम की तरफ देखकर उसे इशारा करते हुए पलकों पकलो। जिसे सुनकर रिद्धिम को घूरते हुए बोले, रिद्धिमा नाक तोड़ दूंगी। अव्यक्त समृद्धि की धमकी को सुनकर अपनी आंखें छोड़ धमकी। इतना कहकर अव्यक्त आकर समृद्धि के हाथ से आइसक्रीम को छीन लेता है तो समृद्धि दूसरी आइसक्रीम को जल्दी से छिपा लेती है, जिसे देखते हुए अव्यक्त उसे भी छीनने के लिए आगे बढ़ तो रिद्धिम उसे पकड़ते हुए कहता है, अभी नहीं। अव्यक्त रिद्धिम के बाद अपना सिर नहीं हिलाते लोको समिति को। रिद्धिम अव्यक्त की बात सुनकर समृद्धि की तरफ देख, समिति नहीं खाना आइसक्रीम। समिति उन दोनों को घूरते हुए आइसक्रीम को खाने के लिए पकड़ती है तो अव्यक्त उसे थप्पड़ मार देता है। अचानक अव्यक्त के मारने पर समृद्धि जोर जोर से रोने लगती है, जिस पर वहाँ पर खड़ी भागी वहाँ जाकर समृद्धि को चुप कराती है, चुप हो जाओ। समृद्धि भागवा के बात सुनकर और जोर से रोने जब वहाँ पर शिवांश आ जाता है, भागी को समृद्धि के साथ देखकर, तुम मेरी बहन को रुला रही हो। शिवांश की बात सुन भागी जल्दी से अपना सर नहीं मिलाते बोले, नहीं तो। जिसे सुनकर शिवांश भागी को समृद्धि से दूर कर समृद्धि के सर को चलाते हुए बोले, क्या हुआ समृद्धि, अभी स्लैप मी। समृद्धि ने रोते हुए। जिसे सुनकर शिवांश अव्यक्त को घूरते बोले, अभी तुमसे कितनी बार कहा है समृद्धि को परेशान मत किया करो, क्यों मारा तुमने उसे। अव्यक्त शिवांश की बात सुनकर छोटा सा मुंह बनाकर हाथ में पकड़ा आइसक्रीम उसे दिखाते हुए बोला, कोल्ड समिति आइसक्रीम इट।
अव्यक्त एक दो बातों को सुनते हुए शिवांश समृति की तरफ देखता है जिसकी नाक बह रही थी। ये देखकर शिवांश समृति से बोला, समृति तुम्हें सर्दी और तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? समृति शिवांश की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए अव्यक्त की तरफ इशारा करके अभी स्लैप में शिवांश समृति के बात पर अपना सिर हिलाते समझ गया, चलो डैड के पास चलते हैं। शिवांश की बात पर चुपचाप रोते हुए मृत्युंजय की तरफ चली जाती है और अव्यक्त भी पैर पटकते उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो शिवांश उसे पकड़ते हुए कहता, तुम फिर से उसे मारोगे? अव्यक्त शिवांश के बाद पर गुस्से से अपना सिर नहीं हिलाते हुए बोला, हाँ शिकायत डैडा। जिसे सुनकर शिवांश अपनी आंखें छोटी कर, अगर तुम उसे मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, इसलिए समृति को हाथ मत। अव्यक्त शिवांश की बात सुन मुंह बनाते हुए उसके हाथ को हटाकर समृति के पीछे जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए, समृति रुको। समृति अव्यक्त पकड़ने पर उसे धक्का दे, छोड़ो मुझे। अव्यक्त अचानक समृति के धक्का बनने पर गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है और अपने पैर पटकते हुए कहता है, माला मुझे। समृति अव्यक्त के रोने पर उसे चुप कराते हैं, बोले, चुप हो जा वरना मारूंगी। अव्यक्त समृति के बाद अपने पैरों को डैडा। जब वहाँ पर अमृत जाकर उन दोनों की तरफ देखते बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, झगड़ा तुम दोनों? समृति अमृत को देखकर जल्दी से उसके पैरों से लिपटते बोले, डैडी अभी स्लैप में। जिसे सुनकर अव्यक्त रोते हुए अमृत से बोला, चाचू समृति पुश में। ये सुनकर अमृत समृति को अपनी गोद में उठा लेता, अव्यक्त को भी अपनी गोद में उठाकर बोला, चलो झगड़ा होना बंद करो, लंच का वक्त हो गया। अव्यक्त अमृत की गोद में आने के बाद समृति को घूरने और समृति उसे घूरने लगी।